नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची। यहां बजट बनाने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन कराने के बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने रायसीना हिल्स गईं। उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी। फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए संसद रवाना हुई। निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में बजट पेश करेंगी। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं, जिनमें नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में राहत भी शामिल हैं। वैसे भी निर्मला सीतारमण पिछले 4 बजट में कुछ न कुछ नया करती आई हैं, चाहे वो ब्रीफ केस से बही खाता हो, पेपरलेस बजट हो या फिर सबसे लंबा बजट भाषण। इस बार का पता नहीं, कुछ खास हो सकता है। क्या खास होगा कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आज बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या बजट में होने चाहिए, क्या होने वाला है, यह सारी चीज़ें जो हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं अंशुल अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही दीपचंद राठौर प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ रहेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं अर्थशास्त्री अंशुल अग्रवाल जी से। अंशुल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यह अंतिम पीएम मोदी के कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट है। अब इससे उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स के बारे में अगर जो बात किया जाए, आयकर के बारे में बात किया जाए तो 8 साल हुए हैं, अब तब से कुछ बदला नहीं है। क्या लगता है आपको कि इस बार टैक्स के दायरे कुछ बढ़ सकते हैं? देवेंद्र जी, ये बोलना तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कुछ बदला नहीं है। हाँ, टैक्स स्लैब नहीं बदला है, ये अलग बात है। बदलाव तो बहुत सारे हैं, टेक्निकल बदलाव बहुत सारे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि स्लैब रेट में जरूर एक लंबे समय से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम चेंज। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो 2.5 लाख की लिमिट है, उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख करेंगे। हालांकि एक लॉलीपॉप सेक्शन 87A का उन्होंने देके रखा हुआ है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे, पर 5 लाख से जैसी इनकम बढ़ती है पूरा टैक्स इकट्ठा लग जाता है। तो ये उम्मीद है कि जो स्लैब रेट की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख है, उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख करेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा भी बहुत, क्योंकि आपने सही बिल्कुल बोला कि निर्मला मैम को हर साल कुछ ना कुछ डायनामिक, कुछ नया करने की आदत है। तो वही उसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये इस सरकार का लास्ट बजट है इस सत्र में, तो कुछ ना कुछ राहत का पिटारा खुल सकता है। राहत का पिटारा खुल सकता है और कुछ ना कुछ नया हो सकता है आने वाले समय में। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है विपक्ष का, और महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार जो है वो आवाज़ उठाती रही है, लेकिन उतनी प्रभावकारी तरीके से नहीं उठा पा रही है। जैसे कि अब गैस सिलेंडर की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ते हुए 1100 तक पहुंच गया है। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि जो हम इन्फ्लेशन रेट एक एक्सपेक्ट करते हैं वो 6% का लेके चलते हैं, और जो कंटिन्यूसली अभी 6.8 6.9 बना हुआ है। ऑल ऑफ ए सडन इसके अंदर कोई मिरेकल करना और उसको 6% के नीचे लेके आना, ये मुझे अभी वर्तमान सत्र में, और पर्टिकुलरली जब ये राहत का पिटारा खुलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास सेविंग्स बढ़ जाएंगी, और महंगाई दर उस कंडीशन में कम होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। तो मुझे महंगाई दर तो एकदम से ऐसा नहीं लगता, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एकदम से नीचे आ जाएगी। हाँ, पर अगर 6% के आसपास भी ये रहती है, 6-6.5% के आसपास भी रहती है, तो इसको हम एक बेटर रिलीफ मान सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये 7.1 के आसपास, 6.8 से लेकर 7.1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी हाई रेट है। जी। हमारे साथ दीपचंद जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दीपचंद राठौर जी। हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बजट में कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है, कैसा हो सकता है ये बजट? आदरणीय देवेंद्र जी, देखिए, बजट का मतलब होता है राहत पहुंचाना या मदद दिलाना। लेकिन जो ये
कि ये बहुत ही नकारात्मक और निराशाजनक बजट है। किसी भी नहीं, अभी बजट पेश ही नहीं हुआ तो फिर निराशाजनक कैसे हो गया सर? सवाल तो ये है ना, आप पहले से ही तैयार बैठे हैं कि बजट पेश हो ना हो, हम निराशाजनक ही बताएंगे, ऐसा मैं क्या? 3-4 सवाल बताना चाहूंगा। जैसे इस बजट में नौकरियां कैसे मिलेगी, इस बजट में जो इनकम लोगों की घट गई है वो कैसे ठीक होगी, इसमें किसानों को एमएसपी से कैसे फायदा होगा, जो उपज का समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, किसान को हम कहते हैं जिसका अन्नदाता जिसका किसान। लेकिन माननीय मोदी जी हर बार ये कहते हैं कि किसान को आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर बनने की कैसे? सरकार मुनाफे की तो बात कर रही है हर बजट में, लेकिन किसान हर साल नुकसान में जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। देखिए कितने लोग रोजगार आत्मनिर्भर की जो बात आप कर रहे हैं, अगर जो आंकड़ों पे गौर करें दीपचंद जी, अगर जो आंकड़ों पे गौर करें तो आत्मनिर्भरता की बात आप कर रहे हैं, ये 50.85 लाख लोगों को नौकरियां दी जानी थी, जो अपने टारगेट से 28% ज़्यादा हुई हैं, यानी कि 70 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है? नहीं, देखिए आप जो डाटा बता रहे हो, अभी तो कई नौकरियां की लोग नोट पॉइंट के लिए खुली है नौकरियां, लेकिन क्या कर रही है सरकार? देखिए देश के लिए अच्छा ना, देश की व्यवस्था के लिए अच्छा ये बजट। लोग महंगाई से परेशान है और आम आदमी में इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इस बजट से जो मैं बात कहना चाहूंगा कि इस बजट से खुशहाली और संपन्नता लोगों को कैसे मिलेगी। देखिए इस बजट में बनाया गया है, किसानों का जो आपको बताना चाहूंगा जी, उनका मनरेगा का पैसा भी काट दिया गया है और सब्सिडी देखिए आप फूड सब्सिडी भी काट दी है, पेट्रोलियम सब्सिडी भी काट दी है। लेकिन अभी बजट पेश नहीं हुआ है दीपचंद जी, बजट तो पेश ही नहीं हुआ है अभी तो 11 बजे से पेश होगा। अभी कैसे कह सकते हैं कि ये हटा दिया गया है, वो हटा दिया गया है? अभी तो हम लोग पुराने ढर्रे पे हैं, उम्मीदें जता रहे हैं 1 घंटा पहले कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। हमें इस चीज की उम्मीद है कि ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आंकड़ों का मकसद है। देखिए बजट तो हर साल होता है, लेकिन बजट के अंदर ये देखना आम जनता को क्या मिल रहा है। तो कांग्रेस के टाइम जो सिलेंडर था 500 रुपए का 1100 रुपए का हो गया, आटे का कम से कम 15 से 24 बार मतलब रेट बढ़ा दिए, दूध के रेट 5 बार एक साल के अंदर बढ़ी है। तो आप किस तरह कहते हैं बजट आम आदमी के हित में होगा? ये बजट तो देखिए आजकल अंडानी अंबानी के लिए हित में होगा। देखिए SBI और LIC करोड़ों के घाटे में चल रही है, लेकिन उनका कोविड का उनका लोन माफ हो रहा है, जबकि आम आदमी और किसानों का लोन माफ नहीं होता। तो देखिए सरकार कहे ना कहीं तो कोविड को फायदा दे रही है और ये बजट भी उन्हीं के लिए आ रहा है। आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। ठीक है, राहत कैसे मिलेगी, राहत की उम्मीद नहीं जता रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हरेंद्र विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। पहले से ही हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत निराशाजनक बजट आने वाला है, पूरी तरह से तैयार हैं जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने तो साथ में बैठ के बनवाया है ना, इसीलिए उन्हें मालूम है कि निराशाजनक बजट आ रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, निश्चित रूप से पिछले बजटों को देखें और इस बजट में बहुत तब्दीली होने वाली है। यह बजट में किसान, नौजवान, सीमा पर जवान, इन सबको बहुत प्रगति देने वाला है। इस बजट में जो हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है और रोजगार, इनको केंद्र बिंदु बनाकर किया गया है। इस बजट में चिकित्सा को भी विशेष रूप से बहुत ध्यान दिया गया है। अरे सर, आप भी तो वही बात कर रहे हैं, बजट तो पेश ही नहीं हुआ, बजट तो पेश ही नहीं हुआ, आप भी बैठ के बनवाए थे क्या वहां बैठ के जी? मतलब आप लोग पहले से ही प्रिपेयर है कि हाँ यही हमें कहना है, मतलब नहीं, कांग्रेस की भी वही लाइन है और आपकी भी वही कि हाँ हमें यही कहना है, पहले से तैयार हैं। अभी हम भाई साहब को सुन रहे थे तो गैस सिलेंडर के दाम बता रहे थे, बहुत कुछ बताए थे, लेकिन साथ साथ में यही भी बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की क्या रेट है और पाकिस्तान में क्या रेट है। तो हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करें, ऐसा सोच रहे हैं आप?
उसकी अर्थव्यवस्था से करें हम अपनी तुलना? नहीं, आप ऐसा चाह रहे हैं? अर्थव्यवस्था से यदि हमने अपनी व्यवस्था को संभाल के न रखा होता तो निश्चित रूप से आज वही हालत होती जो आज वहाँ की है। और हम लोगों को तो गर्व में तो जिम्मेदारी है, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, ये तो जिम्मेदारी है। लेकिन महंगाई से बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, उस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आप मानते हैं कि महंगाई से बचाया है हम लोगों ने? नहीं, बचाने की जिम्मेदारी हम ये मानते नहीं है, ये तो जनता ये जानती होगी कि क्या है। और अभी कुछ देर पहले ही जनता ने बताया है कि महंगाई से कितने त्रस्त हैं। जी, हमारे साथ स्टूडियो में अंशुल जी बैठे हुए हैं जो अर्थशास्त्री हैं। जैसा कि अभी आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों को, कांग्रेस प्रवक्ता और हमारे बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम जी को, ऐसा तो लगता है देखने से कि पहले से तय है, फिक्स है मैच कि हाँ हमें यही बोलना है। लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे कि महंगाई की बात और रोजगार की बात, इसमें क्या जो सरकार है वो असफल हुई है? और क्या बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करेगी कि हाँ इस पे कुछ कंट्रोल हो पाए? देखिए सर, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक हो गई महंगाई और दूसरा हो गया आपका रोजगार का। तो महंगाई में तो मैं पहले ही स्टेटमेंट दे चुका हूं कि महंगाई डेफिनेटली जो हम एक एक्सपेक्टेड लेवल 6% लेके चलते हैं उससे ज़्यादा चल रही है। और निकटतम फ्यूचर में ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से उसको कंट्रोल करना पॉसिबल होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बैंक का भी जो रेपो रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इमीडिएटली तो उसको कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि इतना संभव होगा। हाँ, जहाँ तक रही एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट था, जो लास्ट ईयर बहुत ही चिंतनीय विषय था, जो लास्ट बजट के बाद सब एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इन्होंने जो घोषणाएं करी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। बट आज का न्यूज़पेपर या अगर आप सुबह का उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में डेफिनेटली बहुत अच्छे आयाम खुले हैं। तो इसके लिए जो केंद्रीय मिनिस्ट्री वो बधाई के पात्र हैं। अब जहाँ तक जीडीपी की बात है, हमारी जीडीपी भी निरंतर बेटर होती जा रही है। मतलब जो कोविड के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी का मूवमेंट जो होगा वो थोड़ा सा धीरे होगा, पर बड़ा रैपिड मूवमेंट जीडीपी ग्रोथ दिखाया। तो एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली बड़ा है और मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन में जो गतिविधियां हैं वो और बेटर और बहुत इम्प्रूव तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जी, दीपचंद राठौर जी, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो अंशुल अग्रवाल जी का तो ये कहना है, अर्थशास्त्री हैं, कि हाँ अच्छा काम किया है सरकार ने और इससे बेटर भी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि और अच्छा काम हो। जी, आदरणीय देवेंद्र जी, देखिए 8 सालों में सरकार विफल रही है। 8 सालों में देखिए मोदी जी के टाइम में 150 लाख करोड़ रुपया कर्ज देश के ऊपर है। तो कांग्रेस की सरकार की 2014 में 70 सालों में 54 लाख करोड़ का कर्जा था, यानी कि मोदी जी के आने के बाद 300% कर्ज बढ़ा दिया गया। देखिए जो देश संपत्ति बेची जा रही है और देश की संपत्ति बिक रही है, तो कैसे रोजगार उत्पन्न होगा आप यही अंदाजा लगा लीजिए। देखिए इनके तो मतलब दिमाग में भी यही है कि ये देश देखी योजना लेकर आएंगे। और रही बजट की बात, देखिए इन्होंने रेट काफर को दिखा दी बजट के माध्यम से, लेकिन इनसे ये पूछिए कि आप रोजगार कैसे देंगे, निवेश कैसे लाएंगे। जो आप धरातल पर आप हकीकत में देखिए ना कि निवेश है कि नहीं है। आप धरातल पे आप खाली आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। जो ये प्रवक्ता साहब है बीजेपी के, इनसे पूछे भाई आंकड़ों से क्या होता है। आप धरातल पे देखिए कितने लोग रोजगार हुए, आज 84% लोगों की आय घट चुकी है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको आंकड़ों के बारे में अर्थशास्त्री महोदय से ही पूछ लेते हैं कि आखिर आंकड़े का मतलब क्या होता है। आंकड़े का मतलब कुछ नहीं होता है तो बजट भी नहीं पेश होना चाहिए। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं दीपचंद राठौर जी। अब बताइए, ये आंकड़े ही तो हैं जो बजट के रूप में पेश हो रहे हैं। आय का अनुमान लगाया जाएगा, कहाँ व्यय होगा इसका अनुमान लगाया गया है बजट में, यही तो होता है। आंकड़े ही तो प्रस्तुत किए जाते हैं कि इतने प्रतिशत हम यहाँ से आय करेंगे, यहाँ जाके खर्च करेंगे। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आंकड़ों का लेना देना नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए आंकड़ों के अंदर ये भी तो बताना होगा ना कि जो मिडिल क्लास है या सैलरी क्लास है या सीनियर सिटीजन है, उनको
किस तरह की राहत मिलेगी? देखिए, आंकड़े का मकर जाल बिछाना अलग चीज है, लेकिन जमीन स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये फिर से कहना चाहूंगा, देखिए, आज रोजगार की से पूछे, महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, रोजगार पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे, तो आप बजट कितने लेके आए हो? किसानों की तो आय, इन्होंने कहा था हम 2022 में दोगुनी कर देंगे, आज किसानों की आय 2022 में दोगुनी हुई नहीं हुई। आज किसान आपसे क्या मांग रहा है कि हमें अपनी उपज का समर्थन मूल्य दे दीजिए, वो सरकार नहीं दे पा रही है। तो उस सरकार से किस तरह की उम्मीद की जाती है? देखिए, किसान को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उस किसानों को उन्होंने, आपने देखा होगा, 1 साल से किसान धरने पर बैठा रहा, उनकी भी मोदी सरकार ने नहीं सुनी। तो ये इस बजट के अंदर क्या किसानों की बात करेगी, क्या जनता की हित की बात करेगी, क्या महंगाई से कोई मतलब किस तरह लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, या LIC या तो CBI तो घाटे में चल रही है? नहीं, आपने आंकड़ों की बात की है, आंकड़ों की बात की है, आप ऐसे ही अनुमान लगा के बोल रहे हैं, कुछ तथ्यात्मक बातें भी रखेंगे? तथ्य तो आंकड़े में ही रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये बजट है, हवा में तो कुछ होगा नहीं। अभी जो MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर है, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, 45% गांव में लगे हैं, 55% शहरों में हैं। पता है आपको? नहीं पता। 45% आप कह रहे तो हो, ये आंकड़े ना बताएं, आप बताइए जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसको आंकड़ों में बताइए। नहीं, प्रूफ के साथ बताइए, प्रूफ के साथ बताइए, हम जवाब लेते हैं ना, यहाँ पर हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मन की बात करने से देश नहीं चलता। देश गरीबों को पूछे तो दूध पे मतलब GST लगा दिए, आटे पे GST लगा दिए, इससे पहले कभी GST नहीं थी। आप GST को के दायरे से बाहर करिए, बजट किसके लिए होता है? नहीं, इस बजट में मन की बात कहाँ से आ गई? नहीं, बजट में मन की बात कहाँ से आ गई, जरा हमें समझा दीजिए। अमीरों के लिए नहीं, बजट में मन की बात कहाँ से आ गई? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, जो चीज होती है कि भाई मन की बात, इसलिए मैंने कहा है कि देखिए मन की बात से देखिए चलता, बजट के अंदर राहत पहुंचाने की बात होती है। आप पार्टी के सारे प्रबंध, नहीं, तो किस तरह का प्रबंध करती कांग्रेस, माफ कीजिएगा सरकार, माफ कीजिएगा, किस तरह के बजट तैयार करना चाहिए सरकार को जिससे कि राहत मिले? वही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। आपके मन में क्या है ये तो बताइए, कांग्रेस के मन में क्या है ये तो बताए। देखिए देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट में क्या जो ये खाद्य सामग्री, क्या ये GST के दायरे से बाहर करेंगे? नहीं करेंगे ना। देखिए, किसानों का जो कृषि यंत्र, उनको भी उन्होंने GST के दायरे में लगा दिया। आज देखिए, 2 साल पहले कोरोना काल हुआ था, उसके बाद क्या शिक्षा पे, क्या अस्पताल पे कोई अच्छा बजट लाएंगे? इन्होंने तो उनका बजट कम करा है। ये चले ना, आपको पता नहीं रहेगा। ये देखिए, महामारी सबने दे रही है, लेकिन ये तो हर चीज का बजट कम कर रहे हैं। अब आपका जवाब हम नहीं देंगे, हमारे साथ स्टूडियो में अंशुल अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, आपका जवाब वही देंगे जी। सर, मैं एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन समझने में असमर्थ हूँ कि एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात तो ये दीपचंद जी ने कही कि आंकड़ों की बाजीगरी है, सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है, और गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये आंकड़ों की बाजीगरी सिर्फ दिखाया जा रहा है, लॉलीपॉप है जी। सर, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मैं एक अर्थशास्त्री हूँ। तो ग्राउंड रियलिटीज में मेरा काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आंकड़े मेरे पास आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो बेटर बता पाएंगे कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी आप यही बताइए ना कि बजट में आंकड़ों का महत्व क्या है। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं, या फिर आंकड़े ऐसे ही हैं, ऐसे ही और वैसे ही। आंकड़े तो फर्जी नहीं होते, क्योंकि आंकड़े किसी के घर से निकाले हुए चीजें नहीं होती कि घर से निकाल लिया कि हाँ इतना आंकड़ा है, आज हम सोच के जा रहे हैं कि हम इतनी GDP हो गई है या इतनी महंगाई दर हो गई है। बिल्कुल, इसका कैलकुलेशन जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट टीम के द्वारा करा जाता है, और वो टीम में बहुत ऐसे विद्वान लोग होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो ये आंकड़े, मैं तो नहीं मानता कि इन आंकड़ों के अंदर भी किसी तरह का कोई डिगलिंग करा गया है। और पूरा जब अर्थव्यवस्था होती है, सिर्फ बजट नहीं सर, बजट के अलावा भी जो आखिरी तक का पूरा कैलकुलेशंस होता है, जो बार बार रेपो रेट में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये पूरे सारी चीजें आंकड़ों की है। तो अगर ये आंकड़े खत्म हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी जी।
तो दीपचंद राठौर जी, अगर आंकड़े ही खत्म हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था आंकड़ों पे ही चलती है। जी हरेंद्र विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। विषय साफ है कि देश का विकास हो, अर्थव्यवस्था अच्छी हो। अब राठौर जी बोलने पहले हमारे अलग चीज है और आपने बताना अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण देख, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 8 साल हो गए सरकार को 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने कहा आज के समझ गए हम डबल करेंगे 2022 के अंदर, निकाल इन्होंने कहा गन्ना मूल्य हम लेकर आएंगे, आज तक नहीं किया। चलिए राठौर जी विषय हो गया होगा पे, तो आप बताइए मैंने आपको क्या गलत कहा? मैंने यही तो नहीं, आंकड़ों का मतलब है। आपने सही कहा, विपक्ष का काम है विरोध में बोलना, तो आप सही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए अब हम बोल रहे 2 मिनट और हम भी बोल रहे कुछ। राठौर जी जी अच्छी सुरक्षा बनी है। दीपचंद जी, हरेंद्र विक्रम जी को बोलने दीजिए। जी, देश प्रगति करे, आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, और जो जनता है, जनता सब जानती है और देखती है, उसी के हिसाब से वो आगे आने वाले समय में पक्ष विपक्ष बनाती है और देश आत्मनिर्भर बनता है जब आयात कम निर्यात ज्यादा होता है। और इससे पहले विगत कुछ वर्षों से पहले निर्यात हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में था, आयात कम था, आयात अधिक था, निर्यात कम था। आज की डेट में निर्यात ज्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से विदेशी पैसा हमारे पास आ रहा है। अभी हमारा पैसा विदेशों में जाता था, रुपए थोड़ा ठीक हुआ। मैं इसको आंकड़ों में जानना चाहूंगा कि निर्यात ज्यादा हो रहा है या आयात? निर्यात ज्यादा हो रहा है हमारा। जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हैं पूरे आंकड़ों के साथ। हाँ, निर्यात ज्यादा हो रहा है। आयात इस समय हमारे यहाँ कंपेयर चाइना का माल पूरा हमारे यहाँ भरा पड़ा रहता था, आज हम लोगों ने चाइना को ब्रेक दे दिया, अब हमारा माल विदेशों में जा रहा है, तो निश्चित रूप से पैसा बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। और जब निर्यात हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ उद्योग बड़े होंगे, तभी हम निर्यात कर रहे हैं। और क्योंकि हम एक उदाहरण ले, जैसे मोदी जी इसके पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात में, आज गुजरात में हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है, कारखाने लगे हुए हैं। अब वो प्रधानमंत्री है इस देश के, तो वही पैटर्न उन्होंने पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया है कि धीरे धीरे सब लोग आत्मनिर्भर बने, क्योंकि सबको नौकरियां कोई भी पार्टी नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। और हमारे यहाँ क्या है, लोग नौकरी पकड़ के बैठे रहते कि नौकरी, भाई संभव नहीं कोई नौकरी दे दे। हाँ, रोजगार सबको दिया जा सकता है, जिसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं, बैंकें मदद करती हैं, योजनाओं से मदद होती है कि आप अपने छोटे छोटे MSME के माध्यम से लघु उद्योग लगाएं और ईमानदारी से काम करें, तो निश्चित रूप से आप संपन्न होंगे, आप 10 लोगों को नौकरी देने वाले बनेंगे जी। तो आने वाले समय में इसी पर पूरा जोर दिया जा रहा है, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और आगे चले। और निश्चित रूप से तुलनात्मक भी देखना चाहिए, हम कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें देने की सरकार का दायित्व है। इसके पहले भी सरकार थी, उन्होंने क्यों अभी तक ऐसा काम नहीं किया? जी ठीक है, दीपचंद राठौर जी जवाब दीजिए। देखिए, जो उन्होंने बात की है, जल्दी में जो बताता हूँ तो उदाहरण मतलब उद्योग में जाकर किसके हैं, अंबानी ग्रुप के हैं। ये बोले कि आत्मनिर्भर बनने की बात है, चलो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मतलब मानता हूँ कि बनना चाहिए, लेकिन जो छोटे लघु उद्योग उसमें क्या फायदा हो रहा है ये बताइए ना। आप गाँव में क्षेत्र में जाके देखिए ना, बजट में जो आपने कह दी हमने तो घोषणा कर दी है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। आपने तो बोल दिया कि हमें 54% दे दिया, आपने बोला कि हमने टीम का विस्तार करा। अरे मोदी जी के आने की बात को कम से कम 2,500 टीम की कंपनियां हमारे देश के अंदर उन्होंने मतलब फैक्ट्रियां खोल रखी है, उससे आप नहीं बोलोगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें चीन का बहिष्कार कर रहे हैं, और इस तरफ आप कह रहे हो कि मोदी जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी जी चीन का बहिष्कार करो और वही फैक्ट्री खुलवा रहे हैं। देखिए, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। मैं तो इनसे 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, हम तो सीधी बात ये जानना चाहते हैं आपसे। आप ये बता दीजिए कि इस बजट में नौकरियां कैसे मिलेगी, इस बजट में जो इनकम लोगों की जो घट गई है वो कैसे ठीक होगी, जो बस ये बता दीजिए जो लोग मतलब महंगाई से परेशान है, लोगों को राहत कैसे मिलेगी। जो हमारी बहनें हैं, माताएं, गृहिणी है, जिनका बजट बिगड़ चुका है, उनको राहत कैसे मिलेगी। हमारे टाइम में सिलेंडर 500 रुपये वाला था, आपके टाइम आज 1100 रुपये का है। सालों पर आपने GST लगा दी है, वो कैसे कम होगा आप जरूर इनको बता दीजिए सीधी भाषा में। हमें इतना आयात निर्यात की हमें इतना नॉलेज नहीं है, आप प्रवक्ता हो, आप बता दीजिए ना कि भाई इस बजट में आप जनता के लिए ये राहत देने जा रही है मोदी सरकार,
वो आप पता नहीं रहे हो। आप तो घुमा, मैंने आपको क्या कहा, देखिए देवेंद्र जी, ये जो बजट आ रहा है ये सिर्फ आंकड़ों का मुक्कर जाल है, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ नहीं। मैं ये बात दोबारा कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर कुछ होता तो ये अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस बजट के अंदर हम किसानों को ये राहत देने की चाह रहे हैं, मतलब हेल्थ के अंदर ये हम करने के लिए चाह रहे, शिक्षा के अंदर इतना बजट दे रहे हैं। इससे कोई चर्चा नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सिर्फ इधर उधर घुमा रहे हैं। आप बताइए ना, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए कि इस बजट से लोगों को क्या राहत मिलेगी। हम तो आपसे पूछा था, देखिए बजट होता है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको मदद दिलाने के लिए, लेकिन आप तो उस बजट को घुमा रहे हो। तो लोगों ने देखा है कि पिछला जो बजट था उसी तरह आपने लोगों ने वाहवाही करी, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी को कोई राहत नहीं मिली। ठीक है हरेंद्र जी, जवाब दीजिए, फिर हम अपने अर्थशास्त्री महोदय के पास आए। दीपचंद जी, कुछ समय का इंतजार कीजिए, सदन में अभी पेश हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या 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 है उसमें। क्योंकि पिटारा समय से पहले अभी हम लोग खोलेंगे तो वो अच्छा विषय नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका दायित्व है वो उसे बखूबी करने की दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से आप ऐसा मान के चलिए कि वो सब होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, और उसी के दम पे आज हम दोबारा रिपीट हुए थे, दोबारा भी रिपीट होंगे, क्योंकि जनता को राहत मिलना चाहिए। जनता जब संतुष्ट होती है तभी मत करती है, ये अगेंस्ट मत जाता है। तो निश्चित रूप से जो भी बजट आएगा वो देश की दिशा दशा दोनों बदलने वाला बजट होगा। आज पूरे विश्व में देख लीजिए, भारत की एक इमेज बनी है, हमारे विदेश मंत्री हो चाहे हमारे यार सारे मंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे आज तक ऐसी स्थिति परिस्थिति कभी नहीं थी। जिसकी महाशक्ति है उससे भारत की तरफ लालायित हो रही है कि भारत हमारे साथ खड़ा हो। बहुत कुछ ना बोलती हूँ, क्योंकि आप और भी लोग बैठे, सबका विषय थोड़ा थोड़ा सुनने को अच्छा लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। हम अपने अर्थशास्त्री महोदय के पास आना चाहेंगे। अंशुल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। जी सर। अंशुल जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो स्मार्टफोन हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, इस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी शायद घटी, तो अगर जो घटती है तो मोबाइल सस्ते होंगे। क्या लगता है आपको कि घटने वाली है कुछ? नहीं सर, मैं इसके थोड़ा सा विपरीत पक्ष में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है, और हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, पर्टिकुलरली जो लेबर की कॉस्ट है, वो एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अपने यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ डेफिनेटली इंपोर्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी भी हम फिस्कल डेफिसिट में हैं, मैं इस बात को पहले हाईलाइट करना चाहूँगा। अभी भी हम इस पोजीशन पे नहीं है कि हमें बोल सकें कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है। वी आर हैविंग फिस्कल डेफिसिट, ह्यूज फिस्कल डेफिसिट इनफैक्ट। तो जहाँ तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात आती है, तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं चाइना से, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और उसके लिए हमें जो चाइना से सस्ते रेट में सामान आ रहा है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें अपनी इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम इंपोर्ट ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनका जो माल रहेगा, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी वो लैंडेड कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा रहेगी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या ये माना जाए कि फिर मोबाइल के दाम बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, मोबाइल के दाम, कंप्यूटर दाम, लैपटॉप के दाम बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील आता है कि एग्रीकल्चर, ये जो बजट है अगेन, ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाला होने वाला है, क्योंकि जब हम फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं तो अल्टीमेटली इंडिया के पास जो उसका ट्रम्प का इक्का है वो है एग्रीकल्चर सेगमेंट। तो जो हरित क्रांति जो पहले थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है, उसके ऊपर ही गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ध्यान देने वाली है। और जो मॉडिफाइड टेक्निक्स हैं, पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, इनफैक्ट आज की डेट में पैक हाउसेस, एक्सपोर्ट, तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रूव रेवोल्यूशनरी इनफैक्ट, आई बिलीव। तो एक एग्रीकल्चर के ऊपर एक काफ़ी बड़ा दारोमदार आने वाला है एमएसएमई के साथ साथ। एमएसएमई तो देखिए अभी क्या है कि शैशव अवस्था में है, वो टीचिंग स्टेज में है, तो अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एमएसएमई से एकदम से प्रोडक्शन भी हो जाए, टेस्टिंग भी हो जाए और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी हम बना पाए। तो जो हमारे पास अभी ट्रम्प का इक्का है वो एग्रीकल्चर है, और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उनके ऊपर सब्सिडीज और राहत का पिटारा बहुत ज़्यादा खुलने वाली है उसके ऊपर जी। लेकिन जो मोबाइल एसेसरीज हैं वो उनके दाम बढ़ने वाले हैं, क्यों? ऐसा मुझे फील आता है। हो सकता है कि बजट में इस तरह के प्रावधान आ जाए, और उसके आपने कारण भी अच्छी तरह से समझा दिए हैं। क्या लगता है आपको सर, मोबाइल
के दाम बढ़ेंगे? सर मुझे हरेंद्र विक्रम जी, सरकार बढ़ाने वाली है? चाइना के मोबाइल महंगे होंगे ना कि इंडिया के मोबाइल महंगे होंगे? क्योंकि ये कौन सा अर्थशास्त्र है, जरा हमें समझा दीजिए सर। देखिए ऐसा है ना, ये बात सही है कि चाइना के यहाँ श्रम सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, इसलिए वो पूरे विश्व पे अपने कब्जे कर रहा था कि जो चीज अपने यहाँ 10 रुपए की पड़ रही तो उन्होंने 7 रुपए में बना के दे दी। तो निश्चित रूप से जब सस्ता मिलेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। उसको हम लोग लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप पर बल्क में बहुत बड़ी मात्रा में काम शुरू नहीं होगा तब तक किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक रहती है। तो हमारा काम अभी नए स्तर पर जब शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी चीज का उद्योग, छोटे छोटे उद्योग नहीं थे जो हम कंपनी से लड़ सके उनसे। मोदी जी ने पहली बार ऐसा किया है आत्मनिर्भर बनने के लिए कि कंपनियों को अपने यहाँ बुलाया है। अब हम उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं, तो अभी हमें उन्हें उनके लेवल पर लाने के लिए उनकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारे मोबाइल सस्ते होंगे। तो उनका माल आना इसीलिए बंद होगा, जब हमारे मोबाइल सस्ते महसूस होंगे तो लोग हमारा मोबाइल लेंगे। उनका क्यों लेंगे? चाइना का मोबाइल डब्बा क्यों लेंगे जो यूजर थ्रू है? ठीक है सर, इसलिए एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाना जरूरी है। चलिए ठीक है। दीपचंद राठौर जी, आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे अगला। जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर इस बजट में ज़्यादा फोकस होने की उम्मीद है, ऐसा उनको लगता है, और इसको ही बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है? हेलो जी दीपचंद जी, दोबारा कहना चाहिए सर। जी हम यही कह रहे हैं कि जैसा कि हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने कहा है कि इस बजट में कृषि पर फोकस होने की ज़्यादा उम्मीदें हैं और इसी को बढ़ावा देने की उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो की बात है, अगर देश के हित के लिए होता है या किसान के हित के लिए होता है या एग्रीकल्चर के लिए होता है तो हम इस बजट का स्वागत करेंगे, और स्वागत करना भी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले से ये कहा था कि जो बजट का मतलब होता है राहत पहुंचाना, जनता को मतलब मदद दिलाना। अगर ये बजट जो सरकार जनता के हित में लाती है तो हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको भी यही तो कहा है कि भाई हमें तो आपको 4-5 चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर राहत, आज महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं कर चाहिए। आज मतलब कृषि यंत्र है, कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर है, इनके मतलब जो छूट होनी चाहिए वो देनी चाहिए, तो लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो एक बात कहना चाहूँ, इस बजट के अंदर जैविक खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन उसका भी देखो क्या चलता है, बता चल जाएगा कि इस बजट में क्या मिल रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है, आम जनता को क्या मिल रहा है, मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को क्या मिलने जा रहा है, और अडवाणी अंबानी ग्रुप को कितना फायदा थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि किसको क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी जल्द ही थोड़े ही समय बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपना बजट पेश करेंगी और पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के मेरा देश मेरा बजट में थोड़ी देर के लिए हम इस कार्यक्रम को रोकना चाहेंगे और यानी कि ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे और मेरा देश मेरा बजट में क्या आने वाला है इस बारे में बताएंगे। फिलहाल नमस्कार।